द सेवियर स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक विशेषताओं के बारे में। और पिछले वीडियो में वैदिक साहित्य से संबंधित कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे कि उपनिषदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी छूट गई थी और वेदांगों से संबंधित कुछ चीज़ें छूट गई थी, जिनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है सामाजिक विशेषता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कई बार जब प्री क्वालिफाई कर लेते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, जब हमको लिखित परीक्षा देनी पड़ती है और हमें जब सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर जब निबंध लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो कई सारे ऐसे बिंदु होते हैं जिन्हें हमें जानना पड़ता है, ताकि उन बिंदुओं को जोड़ते हुए हम जो है एक अच्छा निबंध लिख सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और अंतिम परीक्षा को भी हम अच्छे तरीके से उत्तीर्ण कर सकें, पास कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि वेदांग लिखे गए हैं और वेदांगों से संबंधित विषय, और ये कहा गया कि जो वेदांग हैं वो वेदों के अंग हैं। तो कौन सा वेदांग जो है वेद के किस अंग से उसकी उपमा दी गई है, इस वीडियो में हम यहाँ समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल बना हुआ है, सारणी बनी हुई है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि वेदांग है, एक तरफ विषय दिया गया है और एक तरफ शरीर रचना दी गई है। तो छंद है, छंद का विषय क्या है? छंदों का प्रयोग। जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं वह पद्य में लिखे जाते थे, कविताओं में लिखे जाते थे, दोहे और श्लोकों वगैरह में लिखे जाते थे, ताकि उनको कंठस्थ करना सरल हो सके। तो इसलिए छंदों का ज्ञान कौन कराता है? छंद। इसको कहा गया कि ये जो है वेद के पैर हैं। छंद जो है वेद के पैर हैं। विषय इसका क्या है? छंदों का प्रयोग किस तरीके से किया जाए। अब बात करते हैं कल्प की। तो कल्प में यज्ञों का संपादन, कल्प में ये बताया गया कि यज्ञ अगर किया जा रहा है तो यज्ञ को किस तरीके से किया जाए। ठीक है, यज्ञों के बारे में जो नियम हैं वो इसमें दिए गए कल्प में। तो यज्ञों के संपादन से संबंधित कौन सा वेदांग है? तो कल्प है। ठीक है, और कल्प को कहा गया कि वेद का क्या है? हाथ है। तो कल्प वेद का हाथ है और विषय इसका क्या है? यज्ञों का संपादन। अब अगला है ज्योतिष। तो ज्योतिष का संबंध है खगोल विज्ञान से। तो ज्योतिष है खगोल विज्ञान से। कहा गया कि जो ज्योतिष है वह वेद का आँख है। जो वेदों की आँख है वो कौन है? ज्योतिष है। ठीक है, अगला आता है निरुक्त। तो निरुक्त में शब्द रचना। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि जब नए नए शोध होते हैं सामाजिक या जीवन की, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे हम नए नए शब्दों को अपने जीवन में देखते हैं। तो शब्दों के रचना से संबंधित अगर कोई वेदांग है तो कौन सा है? निरुक्त है। और निरुक्त को कहा गया कि वो क्या है? वेद के कान हैं। ऐसे ही अगला वेदांग है शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा का संबंध है शब्द उच्चारण से। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं, कोई भाषा बोलते हैं, तो भाषाओं के जो शब्द हैं उनको हम किस तरीके से उच्चरित करेंगे, उनका उच्चारण किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में किसमें दिया गया है? यहाँ पर शिक्षा में। शिक्षा में हम शब्दों के उच्चारण से संबंधित जो है बातें देखते हैं। ठीक है, और शिक्षा को कहा गया कि यह वेद की नासिका है, मतलब कि नाक है। अब आता है व्याकरण। ठीक है, तो जो भी भाषा होती है उसका अपना एक व्याकरण होता है। जैसे हिंदी का व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण है, अंग्रेजी का व्याकरण है। वैसे ही व्याकरणों से संबंधित जो ज्ञान की बात की गई तो उसमें वो किसमें किया गया? व्याकरण में। तो व्याकरणिक नियम जो थे वो किसमें थे? व्याकरण में थे। और व्याकरण को कहा गया कि ये जो है वेद का मुख है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा वेदांगों के बारे में। तो होता ये है कुल मिलाकर के कि वेदों पर समय समय पर काम किए गए। वेदों को समझने के लिए कई ऋषि और कई लोगों ने, कई जो है आध्यात्मिक लोगों ने, और जो है जो आर्य समाज था, जो सनातनी समाज था, उसने समय समय पर वेदों को समझने के लिए बहुत सारे काम किए। और इसीलिए वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होती है, ताकि वेदों को ब्राह्मण ग्रंथ भी सरलता से समझाने का काम करते हैं।
ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हम देखते हैं कि जो है वेदांग जो हैं, वेदांगों का भी उद्देश्य यही है कि वेदों को ठीक से समझा जा सके। ठीक है, और जो अंतिम काम हुआ वेदों पर वो हुआ वेदांगों का, मतलब कि उपनिषद। उपनिषद जो लिखे गए तो उपनिषद को कहते हैं वेदांत। वेदांत इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उपनिषद हैं वह वेदों पर किया गया अंतिम कार्य माना जाता है। तो उसके बाद भी जैसे काम होते रहे, जैसे कि बहुत सारे विद्वान वेदों पर जो है भाष्य लिखे। भाष्य लिखने का मतलब ये था कि जो वैदिक संस्कृत है वह आम जो जनमानस की जो संस्कृत है उससे अलग है, तो उसे समझना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग एक जो है समस्या है। तो इसीलिए कोई कहता है कि यार ये कहीं से आए, कोई कहता है कहीं से आए, और तमाम सारे उसमें जो है अटकलें लगाई जाती हैं कि कहाँ से आए, तमाम सारे साक्ष्यों की बात भी की जाती है। तो जो वेदों पर जो है अंतिम काम हुआ उसे कहा गया उपनिषद। उपनिषद को कहते हैं वेदांग, वेदांत। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उपनिषद वेदांत भी कहे जाते हैं। वेदांत इसलिए कि अब यहाँ से वेदों का क्या हो रहा, अंत हो रहा। अंत होने का मतलब ये नहीं कि अब वेद खत्म हो गए, उनका ज्ञान खत्म हो गया, नहीं, ये अंतिम कार्य वेदों पर किया गया अंतिम कार्य इन्हें माना जाता, इसलिए कहा गया कि जो उपनिषद हैं वह वेदांत भी हैं, वेदांत भी कहलाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, वेदों, ठीक है, वेदों के जो दार्शनिक बातें हैं, वेदों की जो उसमें दर्शन है वेद का, तो वेद के दार्शनिक बातों की व्याख्या करना किसका काम है, उपनिषदों का काम है। वेदों के दार्शनिक व्याख्या, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि उपवेद के बारे में, तो वेदों की जो तकनीकी बातें थी वो कौन समझा रहा था, उपवेद समझा रहे थे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो उपनिषद हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वेदों के दार्शनिक बातों की जो है व्याख्या कर रहे हैं, उसमें जो दार्शनिक बिंदुएं हैं, दार्शनिक जो तत्व, उनको समझाने का काम कर रहे हैं, उपनिषद कर रहे हैं। ठीक है, और उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 बताई जाती है। 108 उपनिषद, अगर संख्या पूछी जाए कभी उपनिषद की तो कितनी बताएंगे, 108 उपनिषद की संख्या बताई जाती है। ठीक है, और इसी क्रम में हम देखते हैं कि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर जो है अपने भाष्य लिखे। ठीक है, अब जो है अर्थ क्या है, उपनिषद का अर्थ क्या है, एकांत में प्राप्त ज्ञान। जैसे कि इसका जो उपनिषद जो शब्द है, इसकी जो रचना है, ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, उप और निस। इसका मतलब होता है पास में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरु और शिष्य परंपरा में, गुरु और शिष्य के बीच में जो है तर्क वितर्क हुए, बातें हुई, आत्मा परमात्मा, जीवन के पहले जो क्या है, जीवन के बाद क्या है, इस जीवन में क्या है, तो ये तमाम सारे जो है दार्शनिक बातें हैं। तो इन पर जो है शिष्य जो है गुरु के समीप बैठकर जो एकांत में ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है उपनिषद का। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रमुख उपनिषद। तो कुछ ऐसे उपनिषद हैं जो कि हमेशा चर्चा में रहे और पूछे भी जाते हैं कि कौन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छंदोग्य उपनिषद है, कठोपनिषद है और मुंडकोपनिषद है। ठीक है, तो ये बहुत सारे, कई सारे उपनिषद हैं, जैसे केन उपनिषद भी है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण या चर्चा में रहने वाले जो सबसे ज़्यादा उपनिषद, तो 108 को हम नहीं समझ पाते, नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपनिषद हैं जिनके नाम हमारे सामने बार बार आते हैं। तो उसमें छंदोग्य है, कठोपनिषद है और मुंडकोपनिषद है। ठीक है, यम नचिकेता संवाद, यम और नचिकेता की एक प्रसिद्ध कहानी है। तो उस कहानी का जो संवाद है वो किसमें हमें देखने को मिलता है, कठोपनिषद में। ठीक है, तो ये प्रश्न अगर कभी आए कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, तो हम जवाब देंगे कठोपनिषद में। कठोपनिषद में जो है यम नचिकेता का संवाद आया है। हमारे देश का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से, किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऐसे ही एक और कहानी है, तो श्वेतकेतु और उसके पिता के बीच का जो संवाद है वह छंदोग्य उपनिषद में है। ठीक है, तो ये रहे
उपनिषदों पर चर्चा हम लोग किए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन विशेषताएं। तो ऋग्वैदिक कालीन विशेषताओं में हम ये देखेंगे कि सामाजिक विशेषताएं क्या थी, आर्थिक विशेषताएं क्या थी, धार्मिक विशेषताएं क्या थी, समाज कैसा था, स्त्री पुरुष के आपसी संबंध कैसे थे, समाज में जो है स्तरीकरण किस रूप में पाया जाता था। ठीक है, तो ये देखेंगे। फिर जो है जब राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करेंगे, राजनीतिक विशेषता देखेंगे, तो उसमें जो है राजा का चयन किस तरीके से होता था, क्या राजा वंशानुगत था, इन सब चीज़ों को, राजनीतिक व्यवस्था कैसे जो है समाज को नियंत्रित किया जाता था, ये सब देखेंगे। इसी तरीके से हम जो है आगे बढ़ेंगे। फिर जो है उत्तर वैदिक कालीन समाज, उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक विशेषताओं के बारे में और धार्मिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अभी शुरू करते हैं ऋग्वैदिक कालीन विशेषताएं, तो जिसमें हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विशेषताएं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं कि समाज का जो आधार है वो क्या है, परिवार है। ठीक है, समाज का जो आधार है वो क्या है, परिवार है। ठीक है, तो परिवार जैसे बना, परिवार बसे, कई परिवार बस करके जैसे मोहल्ला बनाए, टोले बना लेते हैं, फिर उनसे ग्राम बन जाता है, ग्राम से जैसे कि ऐसे जनपद बन जाते हैं। इस तरीके से जो है हम देखते हैं। तो समाज का जो है आधार क्या माना जाता है, परिवार। परिवार का जो मुखिया था, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे भारत में संयुक्त परिवारों का जो है प्रचलन रहा है। भारत में जो है पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। अभी भी हम आगे जब पढ़ेंगे गहराई से, अगर परिवारों की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो वर्तमान जो है भारतीय परिवार हैं, जो कि व्यक्तिगत परिवार हैं, नाभिकीय परिवार हैं, तो कहीं ना कहीं ये परिवार भी संयुक्त परिवार होते हैं, क्योंकि शहरों में दूर दूर लोग रहते हैं, व्यवसाय की तलाश में कोई कहीं है, लेकिन जब वो अपने गांव की ओर आता है मुख्य पर्वों पर या विशेष अवसरों पर, तो सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ जो है भोजन करते हैं। तो कहीं कहीं हम देखते हैं जो छोटे परिवार हैं भारत में, वो कहीं ना कहीं जो है अभी भी संयुक्त परिवार से उनका जुड़ाव रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं परिवार का जो मुखिया है वो कुलप होता था। जो परिवार का मुखिया था उसे क्या कहते थे, कुलप कहते थे। जैसे कि संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति होता था, उसे कुलप कहा जाता था, जो परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। ठीक है, अब एक और विशेषता हम यहाँ देख रहे हैं कि पितृसत्तात्मक परिवार। परिवार पितृसत्तात्मक होगा तो समाज भी पितृसत्तात्मक होगा। पितृसत्तात्मक से मतलब ये है कि जो पुत्र के साथ जो उपाधि जुड़ेगी या उसे पहचाना जाएगा तो उसके पिता के नाम से पहचाना जाएगा, न कि माता के नाम से। कहीं भी वो अपना नाम लिखेगा, किसकी उपाधि लिखेगा, उसकी पहचान किससे होगी, उसके पिता से होगी। जबकि हम अगर देखें सिंधु घाटी सभ्यता में तो वहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवारों की चर्चा होती है। तो जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था वो क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था। अभी भी हमारा जो समाज है वो क्या है, पितृसत्तात्मक ही है। ठीक है, तो परिवार या समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था। अब महिलाओं की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जब हम किसी समाज की चर्चा करते हैं तो उसमें महिलाओं की स्थिति जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि उनकी महिला जो है उनकी स्थिति कैसी है, क्या उनकी स्थिति में गिरावट है या उनको यथोचित स्थान उसमें मिला हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि महिलाओं को उचित सम्मान, परिवार में, समाज में महिलाओं को उचित सम्मान प्राप्त होता था। महिलाओं को उचित सम्मान और महिलाएं अधिक स्वच्छंद थी। अब ये नहीं कि यहाँ न जाओ, वहाँ न जाओ, इनसे न बात करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, घर के अंदर रहो, चौकट के बाहर न जाओ, ऐसा नहीं था। महिलाएं जो थी वो क्या थी, उस समय स्वच्छंद थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो महिलाएं थी वह राजनीति और यज्ञ में भाग लेती थी। पुरुषों के समान जो है उनको अधिकार जो है प्राप्त था और राजनीति और यज्ञ में महिलाएं जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ठीक है, और जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था वह एक कबीलाई समाज था। लोग कबीलों में रहा करते थे, कबीलों का अलग अलग नाम थे, कबीलों का एक मुखिया होता था जिसका जो हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक कबीला था उसके
मुखिया जो होता था, जो राजा माना जाता था, उसका चयन किया जाता था, वो जो है वंशानुगत नहीं होता था। तो एक कबीलाई समाज था ऋग्वैदिक समाज, और वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक थी। अगर हम सामाजिक संस्तरण की बात करें, स्तरीकरण की बात करें, तो हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन समाज में देखी जाती थी, लेकिन यह जो है जन्म मूलक न होकर के कर्म मूलक थी। सब अपना कर्म करते थे, जैसे उनका कर्म बदल जाता था वह दूसरे वर्ग में सम्मिलित होते थे। तो ये जो है हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण चीज की जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या थी, कर्म मूलक थी, न कि जन्म मूलक थी। किसी भी व्यक्ति का कर्म उसके जन्म से न जुड़ करके उसके अपने खुद के व्यवसाय या कर्म से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जैसे बाद में हम देखते हैं कि जो जातियों का विभाजन हुआ भारत में, तो उनके कर्मों के आधार पर ही ऋग्वैदिक काल आते आते हम देखेंगे कि जो लोगों के काम थे, व्यवसाय थे, उसी के आधार पर उनको एक विशेष जाति से जोड़ दिया गया। जैसे कि कुम्हार है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तमाम सारी जातियां हैं, तो उनके अपने कर्म हैं समाज में, तो उनके कर्मों पर जो है जन्म के आधार पर उनको जो है जोड़ दिया गया। और संस्कारों का महत्व था। ठीक है, संस्कार में क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं मुंडन है, उपनयन है, विवाह है, तमाम सारे संस्कार हम पढ़ते हैं अपने सनातनी समाज में और देखते हैं। तो जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था उनमें जो है संस्कारों का क्या था, महत्व था। और जैसे कि मंत्रोच्चारण के साथ जो है विवाह, अभी भी जो है हमारे समाज में मंत्र के उच्चारण होते हैं, फिर जो है कन्या या वर का जो है विवाह होता है। ठीक है, अगला एक शब्द आता है अमाजू। यहाँ पर हम देख रहे हैं अमाजू। तो जो लंबे समय तक विवाह न करने वाली जो महिला होती थी, जो लड़की होती थी, जो लंबे समय तक विवाह अपना नहीं करती थी, जैसे कि अभी देखिए जो विकसित परिवार हैं, तो कई बार ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि लड़कियां जो हैं प्रिपरेशन में लगी हैं, शोध पर शोध कर गई, वाचस्पति बन गई। ठीक है, तो आगे जो है उनके ज्ञान का जो है कार्य जो है बढ़ता जा रहा है और अच्छे पद को प्राप्त कर लेती हैं। इस तरीके से जो उस समय की महिलाएं थीं जो लंबे समय तक विवाह नहीं करती थीं, उन्हें जो है अमाजू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे लोग, क्योंकि गाय इनके लिए कई उद्देश्यों से महत्वपूर्ण थी। जैसे कि दुग्ध और दही के लिए समझ लेते हैं, फिर जो है उनके जो है गोबर को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। गौरी गणेश जो है अभी भी आज के समाज में हम देखते हैं। और कृषि जब शुरू होता है तो उस समय भी पशुओं को बड़ा ही महत्व दिया गया, क्योंकि जो है हम पढ़े थे यजुर्वेद का एक जो है शाखा है कृष्ण यजुर्वेद, तो उसे हम शुक्ल यजुर्वेद, जिसे हम वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं, तो उसमें वर्णन आया है कि 24 बैलों के द्वारा जो है खेतों की जुताई होती थी। तो खेत बहुत बड़े रहते होंगे तभी तो 24 बैल उसे जोत रहे होंगे। तो इस तरीके से उदाहरण हमको मिलते हैं। तो गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला। तो यहाँ देखा गया कि गाय को न मारने योग्य माना जाता था, जिसे कि अघन्या कहा गया। ठीक है, अब इसमें जैसे समाज की अगर हम बात करें तो जो आर्य और अनार्य दो शब्द आते हैं। तो जब अनार्य आएंगे तो उसमें दास और दस्यु दो शब्द आएंगे। तो इसमें जो दस्यु थे, ठीक है, तो दस्यु जो थे जो आर्यों से भिन्न थे, तो उनके लिए इसमें कुछ शब्द प्रयोग हुए हैं। तो इसमें अदेव, ठीक है, अदेवय मतलब कि देवताओं को न मानने वाले। ठीक है, अब्राह्मण वेद को नहीं पढ़ने वाले। जो दस्यु थे वो दासों से अलग थे, तो जो ऋग्वैदिक देवता थे उनको दस्यु नहीं मानते होंगे, तो इसलिए कहा गया अदेवय, देवताओं को नहीं मानता है ये। फिर कहा गया कि यह ब्राह्मण, ये वेद पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, और अयज्वन कहा गया कि ये यज्ञ नहीं करते हैं। यज्ञों से देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक समाज है उसमें हम देखेंगे यज्ञों की प्रधानता होती है, तो यज्ञ जो है नहीं करते हैं। तो यज्ञ न करने वाले के लिए के चलते इनको जो है कहा गया अयज्वन जो है शब्द दिया गया। तो दस्युओं के लिए ये जो शब्द है वो प्रयोग हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है जानना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ रहे हैं और एक एक महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने से गुजर रही हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। अब एक दास और दस्यु दो शब्द आते हैं। जब ऋग्वैदिक कालीन समाज जब हम देखते हैं तो उसमें दास आते हैं, दस्यु आते हैं। तो कहा जाता है कि दस्यु जो थे, दस्युओं को दास अधिक जो है घृणित मानते थे। ठीक है, और दास उनकी तुलना में कम घृणित थे
और दास को जो है आर्य थे वो उनको उत्पादन कार्यों से जोड़ते थे, जबकि दस्युओं को से वो ज़्यादा घृणा करते थे, उनको अस्पृश्य और अशुद्ध मानते थे। ठीक है, अब कुछ सामाजिक बुराइयां होती हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, उनके बारे में हम बात कर लें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विधवा विवाह, तो विधवा विवाह का प्रयोजन जो है अनुमति थी कि नहीं थी, तो विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह का जो अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह की मान्यता दी गई थी। ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जो कि विधवा स्त्रियां हैं तो अपने देवर से विवाह कर लेती थीं। ठीक है, तो इसे अनुमति मिली हुई है। बहुपत्नी विवाह, एक पति की कई पत्नियों की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक समाज में बहुपत्नी विवाह जो है अनुपस्थित था। ठीक है, फिर जो है बाल विवाह भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस समाज में महिलाएं जो है अमाज हैं, लंबे समय तक शादी नहीं कर रही हैं, तो बाल विवाह क्यों मिलेगा, सोचने वाली बातें हैं। तो लोग जो है पठन पाठन में लगे रहते थे, लंबे समय पर विवाह करना, तो बाल विवाह का जो है निषेध है। सती प्रथा जैसा कोई भी उदाहरण इसमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आर्यों का जो है प्रिय पेय क्या था। जैसे कि आज के समय में हम अगर किसी के घर जाते हैं तो कुछ मिले न मिले, लेकिन चाय अधिकांशतः देखने को मिल जाता है। तो पानी तो सर्वत्र है, कहीं से भी लेके पी लेंगे। ठीक है, लेकिन चाय हमको कब मिलेगा, जब अपने घर रहेंगे या किसी के घर जाएंगे या दुकान से खरीद कर पिएंगे। तो अगर हमारा जो है एक जो प्रसिद्ध पेय की अगर हम बात करें, जो हर जगह और सरलता से, जैसे कि नॉर्मल सी चीज़ है, कहीं भी हमको मिले, किसी के घर पर मिल जाए, तो क्या है, चाय। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सोम, जो कि वनस्पतियों से बनाया गया एक विशेष प्रकार का रस हुआ करता था, जो कि आर्यों का क्या था, प्रमुख पेय पदार्थ था। ठीक है, तो सोम इसमें देखिए कि सोम जो है देवता भी है, वनस्पतियों का देवता भी है, और सोम आर्यों का पेय पदार्थ भी है। ठीक है, और जो आर्य थे वो आभूषण के शौकीन थे, गहने पहनते थे, जैसे कि स्त्रियां और पुरुष सोने चांदी के और बहुमूल्य रत्नों के आभूषण गहने पहनते थे। तो ये जो है गहने भी पहनने के शौकीन थे। यही गहनों का उल्लेख जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वस्त्र की, कि उनके वस्त्रों में क्या क्या प्रमुख था। ठीक है, तो वस्त्र की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले साड़ी की बात आती है। जो महिलाएं थी वो साड़ी पहना करती थी, ऋग्वैदिक महिलाएं साड़ी पहनती थी। अब है वास। ठीक है, वास का मतलब है कि शरीर के ऊपर जो कपड़ा पहन रहे हैं, मतलब कि कमर से ऊपर, उन्हें वास, और कमर से नीचे जो पहन रहे हैं जैसे धोती इत्यादि हो गया, तो इसे कहा गया अधिवास। और हम देखते हैं कि पहले के समय में लोग पगड़ी बांधा करते थे, सिर को ढकने का बड़ा ही महत्व था। तो ये लोग जो पगड़ी पहनते थे, पगड़ी बांधते थे, तो उस पगड़ी के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है, उष्णीय। तो उष्णीय शब्द जो है पगड़ी के अर्थ में। और जो अधोवस्त्र है, जैसे कि आज हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, ठीक है, तो अंडरगारमेंट्स उस समय भी वो लोग पहनते रहे होंगे, तो उनके लिए जो है नीवी शब्द प्रयोग में आया हुआ है। ठीक है, एक और शब्द है इसमें वहुत। तो वहुत का मतलब क्या है, कन्या के विवाह पर, कन्या का विवाह जब होता था और जब उसकी विदाई होती थी, तो उस समय उस अवसर पर जो दिया जाने वाला द्रव्य था उसको वहुत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो ऋग्वैदिक समाज था वो क्या था, शहरी समाज था कि ग्रामीण समाज था। तो यह एक ग्रामीण समाज था, जबकि हम सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो क्या था, एक शहरी समाज था। जो मकानों के निर्माण और जो शहरों का जो बनावट है, जल निकासी की जो सुविधा है वो क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे कि वो जो है शहरी, लेकिन अगर हम ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो यह एक ग्रामीण समाज देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं कि जो है पशुओं का जो है बहुत ही प्रचलन था, क्योंकि इस समय समाज जो है कबीलाई या घुमक्कड़ टाइप के हुआ करते थे, जो सबसे शुरू में जो आर्यों का जो समाज था। तो इसलिए जो है निश्चित भूभाग पर वो अपना जो है अधिकार नहीं कर पाते थे, पशुओं के चारागाह की तलाश में घूमते रहते थे। तो इसलिए
कृषि पर जो है कम महत्व जो है दिया गया, कृषि पर कम महत्व दिया गया, कृषि पर कम ध्यान दिया गया और कृषि को महत्वपूर्ण मानते हुए जो है पशुओं को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की खोज हो जाती है और कृषि करना, जंगलों को काटना काफ़ी सरल हो जाता है और आर्यों का विस्तार जो है पश्चिमी भारत से धीरे धीरे गंगा की घाटी में पूर्व किनारे तक होने लगता है। ठीक है, तो आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग समझे हैं और आज का वीडियो उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।